हेलो, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन डायनेमिक्स अ ट्रांसफॉर्मिंग लैंडस्केप। रिलेवेंस में आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इसकी क्या रिलेवेंस है। अब देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बिलियंस ऑफ पीपल अपने बेहतर जीवन की तलाश में एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए क्यों और कैसे मूव करते हैं? यानी माइग्रेशन, प्रवासन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की यात्रा नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल स्ट्रगल, एनवायरमेंटल चेंज, इन सारी चीज़ों से माइग्रेशन होता है। तो आज हम समझेंगे कि कैसे माइग्रेशन ने समय के साथ अपना फॉर्म शिफ्ट किया है, रूप बदला है, और भविष्य में हमें इसके लिए क्या और कैसे तैयार रहना चाहिए। पहली बात हम करते हैं हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की। 1990s के डिकेड में दुनिया एक विटनेस कर रही थी नया चेंज। तब कोल्ड वॉर का एंड हो रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, और न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज ने केवल ना तो सिर्फ कैपिटल को ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो फ्री माइग्रेशन है उसको बढ़ा दिया था, क्योंकि कैपिटलिज्म ह्यूमन रिसोर्सेज को और कैपिटल के फ्री मूवमेंट को हमेशा एडवोकेट करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्रिंसिपल्स। तो इसी दौर में सर्विस इकोनॉमी और इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म की वृद्धि हुई। डेवलप्ड नेशन को स्किल्ड लेबर की जरूरत महसूस हुई, और यह डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज से पूरी हो रही थी, क्योंकि लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड्स डेवलपिंग कंट्रीज के ज़्यादा थे, तो वहाँ से लेबर की, स्किल्ड लेबर की सप्लाई होना शुरू हुई। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका हैज स्टार्टेड H-1B वीज़ा प्रोग्राम इन 1990। इसका एम क्या था कि जो स्पेशल एबिलिटी स्किल्ड पीपल हैं, फॉरेन प्रोफेशनल्स हैं, उनको टेम्परेरी बेसिस पे काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए अमेरिका में। तो शुरुआत में 65,000 एप्लीकेंट्स थे जिनको मंजूरी दी गई। ये बाद में बढ़कर ऑलमोस्ट 2 lakhs हो गए, यानी 1,95,000 टू बी लिटिल एग्जैक्ट। तो इसी वजह से इंडिया, पाकिस्तान और भी एशियन कंट्रीज के मिडिल और अपर मिडिल क्लास यूथ हैं, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी खुल गई। अब सिर्फ अमेरिका में नहीं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी के ऑयल रिच देशों में भी 1980 और 1990 के दशकों में माइग्रेशन का बड़ा दौर आया। जीसीसी को हम समझ लेते हैं, नाम आपको पता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो जीसीसी इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ 6 कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट। तो 6 कंट्रीज कौन कौन से हैं? आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 6 कंट्रीज क्लियरली दिखेंगी। पहला है बहरीन, कुवैत, ओमान यहाँ देखिए एकदम आपके राइट साइड में, ओमान, कतर, सबसे बड़ा वाला ये देखिए सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज एन रिप्रेजेंटेटिव इमेज जस्ट फॉर द स्टडी पर्पस। इसका गोल क्या है जीसीसी का? टू फोस्टर इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर स्टेट्स। जो 6 मेंबर है उनमें कोऑपरेशन भी हो, इंटीग्रेशन भी हो, कोऑर्डिनेशन भी हो। किस किस फील्ड में? इकोनॉमिक्स में, फिनांस में, कस्टम में और टूरिज्म में। ऑफिशियल नेम क्या है जीसीसी का? कई बार स्टेटमेंट में यूपीएससी सीधा पूछेगा प्रीलिम्स में, कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ द गल्फ। ऑफिशियल नाम ये है, लेकिन जनरली इसको जीसीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपाइंस के जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं, वो बेटर एम्प्लॉयमेंट की सर्च में कहाँ गए? गल्फ कंट्रीज में गए थे। या माइग्रेशन मोस्टली टेम्परेरी था। टेम्परेरी मतलब 5 साल से लेके कुछ डिकेड्स तक। कई लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम किया, कई लोगों ने डोमेस्टिक्स में काम किया, डोमेस्टिक हेल्प की तरह, सर्विस जॉब, हर रोल निभाया लोगों ने। मान लीजिए कोई एक यंग इंजीनियर है बेंगलुरु का, वो 1985 में गल्फ कंट्रीज में चला गया। तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्वाइट गुड पॉसिबिलिटी, दैट ही वर्कड ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, then he moved to the office, then management roles। तो ये इस तरह की स्टोरी उन लाखों माइग्रेंट्स में से एक है जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए, बेटर लाइफ के लिए एक कोशिश की, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे
प्रवासियों की, इमिग्रेंट्स की संख्या बढ़ी तो वहाँ पर सोशल टेंशन्स भी बढ़े, सोशल बैकलैश भी हुआ, समाज में विरोध बढ़ा। सोशल बैकलैश का मतलब है हॉस्टाइल पब्लिक रिएक्शन। तो यूरोप और अमेरिका में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स और जीनोफोबिक टेंडेंसीज भी सामने आई। तो यह कभी पॉलिसीज के प्रतिबंध के रूप में, पॉलिसी में बैन लगाने के रूप में, कभी हॉस्टाइल पब्लिक रिएक्शन के रूप में दिखाई गई। हमने वर्ड यूज किया था जीनोफीबिया। जीनोफीबिया क्या है कि जीनोफीबिया इज नथिंग बट अ फियर ऑफ और सस्पिशन और हेट्रेड ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इंक्लूडिंग नेशनल ओरिजिन, एथनिसिटी और रिलीजन। सीधे शब्दों में समझें कि जीनोफोबिक टेंडेंसी का मतलब है कि जब किसी के को स्ट्रॉन्ग और जब और अनरीजनेबल डिसलाइक होता है या फियर होता है उन लोगों का जो स्ट्रेंजर समझे जाते हैं, डिफरेंट समझे जाते हैं। यानी कि मैं यहाँ का नेटिव हूँ, अगर कोई मेरे यहाँ पे कहीं से माइग्रेट करके आता है या तो मैं उसको डरता हूँ, उससे अनरीजनेबली उससे हेट करता हूँ, वायलेंस करने में भी यकीन रखता हूँ और सबको जस्टिफाइड समझता हूँ। तो एक जीनोफोबिक टेंडेंसीज है मेरे में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म यानी कि औद्योगिक पूंजीवाद, यानी कि सिंपल आप समझते हैं कैपिटलिज्म इंडस्ट्रियल क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे फैक्ट्री और मास प्रोडक्शंस हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए चलाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को रन करने के लिए हमको लेबर की जरूरत थी और लेबर कहाँ से आएगी? इमिग्रेंट से। लेकिन इमिग्रेंट्स की रिक्वायरमेंट थी लेकिन उनकी सोशल एक्सेप्टेंस कम थी, जो हमने डिस्कस किया जीनोफोबिया टेंडेंसीज। तो इसके कारण दोनों अपोजिट चीज़ें हैं तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हुए, यानी कि लेबर की ज़रूरत और सोसाइटल रेजिस्टेंस। लेकिन दोनों साथ साथ में ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करते रहे, लेबर की ज़रूरत भी थी और सोसाइटी का रिएक्शन भी था। तो यही कारण है कि माइग्रेशन की जो हिस्ट्री है वो अक्सर बूम एंड बस्ट साइकिल्स यानी उतार या चढ़ाव के दौर में बटी हुई है। अब हम बात करते हैं शिफ्टिंग माइग्रेशन पैटर्न्स की कि अभी कैसे माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो बात करते हैं भविष्य की कि ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन जैसे कि अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, जैसे कि यूके में देखिए अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, यहाँ पे 1 लाख लोगों से ज़्यादा सड़कों पर उतर आए। अब ये यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं सारी, अब स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसीज अपना रहे हैं। ट्रम्प का आप देख ही सकते हैं, न्यूज़ में रहते ही हैं। वहीं जापान जैसे देशों में बर्थ रेट कम होती जा रही है, उसके कारण स्किल्ड माइग्रेंट्स का वहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। तो ये शिफ्ट हो रहा है, यानी ग्लोबल माइग्रेशन पैटर्न में डिक्लाइन नहीं हो रहा है बल्कि पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। डेवलपिंग नेशंस के जो यूथ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पहले की तरह ही अवेलेबल है, बट जो डेस्टिनेशंस हैं वो बदल रहे हैं। अब इसमें एक नया चैलेंज हो रहा है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज। हम सब जानते हैं, रिसर्च और रिपोर्ट्स हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड साइंटिस्ट की, उसके अकॉर्डिंग 2050 तक लगभग 1.2 बिलियन पीपल यानी कि 120 करोड़ से भी ज़्यादा लोग क्लाइमेट चेंज के कारण अपने घरों से डिस्प्लेस हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं, उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रीजन जो वर्ल्ड के हैं उसमें साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका जैसे रीजन्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है। साउथ एशिया जिसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया के नीचे के आइलैंड कंट्रीज भी हैं, सब सहारन अफ्रीका है, और ये सारे डेवलपिंग टू लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये फोर्स्ड माइग्रेशन है क्लाइमेट चेंज की वजह से, फ्यूचर में इकोनॉमिक और सोशल डायनेमिक्स को परमानेंटली रीशेप कर सकता है। सोचिए जब कोई कोस्टल गांव है बाढ़ या राइजिंग सी लेवल के कारण खाली करना पड़े तो वो सिर्फ घर खाली कर रहे हैं नहीं, वो पूरा लेवलीहुड छोड़ के जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ छोड़ के जा रहे हैं, कम्युनिटीज़ बॉन्ड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए माइग्रेशन केवल एक जर्नी नहीं है, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टोरी है जो इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के इंटरप्ले पर बेस्ड है। इसको समझना जरूरी है और इसको स्वीकार करना भी जरूरी है। फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटी, अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस हमें इन माइग्रेशन ट्रेंड्स का सामना करने में मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।